नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 4 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, राजस्थान के भीलवाड़ा में जो सक्सेसफुल मॉडल फॉलो किया गया कोविड-19 से निपटने के लिए, अब ये मॉडल पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। लोकल ब्यूरोक्रेसी ने ये मॉडल बनाया और इसे सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट भी किया गया। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, अगर ब्यूरोक्रेसी लोकल लेवल पे इफेक्टिव रूप से काम करें तो गवर्नेंस में बहुत सारी चेंजेस लाई जा सकती हैं। जो अभी हमारे देश का वेलफेयर मॉडल है उसे सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बेसिक एमिनिटीज जनता को प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो इसलिए सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम चैलेंजेस की बात करते हैं। फिलहाल के समय में इंडिया की सिविल सर्विसेज के द्वारा चैलेंजेस कौन कौन से फेस किए जाते हैं। सबसे पहला चैलेंज है स्टेटस कोइस्ट। आरोप ये लगता है सिविल सर्वेंट्स एक बार जब सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, बहुत सारी पावर्स मिलती हैं, प्रिविलेजेस मिलती हैं, तो उनका ध्यान पावर और प्रिविलेजेस पर ज़्यादा होता है, काम करने पर कम होता है। जबकि देखो, पावर्स उनको दी जाती हैं ताकि वो इफेक्टिव रूप से काम कर सकें और जो उनको ड्यूटीज दी गई हैं उनको ठीक से निभा सकें। पावर्स और प्रिविलेजेस सिर्फ मीन्स हैं एंड्स को प्राप्त करने के लिए, जो कि है अपनी ड्यूटी को निभाना। बट बहुत से सिविल सर्वेंट्स का मेन जो एंड हो जाता है वो पावर्स और प्रिविलेजेस ही हो जाता है। जैसे देखो, 73rd और 74th अमेंडमेंट जब किया गया था तो सोचा गया था कि लोकल लेवल पे जो लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल सरपंच, इनके हाथों में पावर आएगी। बट सिविल सर्वेंट्स ने अपना रोल चेंज किया ही नहीं। उनको मतलब लगता था कि हम अपनी पावर क्यों छोड़ें। वो अपनी पावर छोड़ने के लिए तैयार हुए ही नहीं। तो यही एक रीजन है कि वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से टीयर 3 जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर आई ही नहीं। नेक्स्ट चैलेंज है रूल बुक ब्यूरोक्रेसी। काफी बार जो केस स्टडीज में आप एक एग्जांपल देते हो, जैसे देखो, मान लीजिए किसी बैंक के द्वारा टाइम दिया गया है कि कस्टमर्स आ सकते हैं, जिनका बैंक में अकाउंट्स है वो आ सकते हैं 4 बजे तक अपनी कोई समस्या लेकर, लेकिन कोई पर्सन आता है 4:05 पर। अब देखो, 2 रास्ते होते हैं बैंक ऑफिशियल्स के पास। या तो बिल्कुल जो लिख कर रखा है कि 4 बजे के बाद हम आपकी समस्या नहीं देखेंगे, आप चले जाइए, ये बताया जाए। या फिर दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि हाँ, पर्सन आया है, अपनी समस्या को लेके इसे सोल्व किया जाए। समझ गए? कहने का मतलब देखो ये है, रूल जो बनाए जाते हैं ना, वो जनता की वेलफेयर को देखते हुए बनाए जाते हैं। लेकिन आप रूल पर इतना ज्यादा फोकस करते हो और ग्रेटर जो एंड है उसे भूल जाते हो। जैसे छोटी छोटी कमियां बता के किसी बिजनेस फर्म को लाइसेंस देने से मना करना, इससे क्या होता है? इससे काम रुक जाता है, पॉलिसीज में डिले होता है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसे कहा जाता है रूल बुक ब्यूरोक्रेसी, जो बिल्कुल रूल के हिसाब से चलते हैं। इससे रेड टेपिज्म आता है, करप्शन बढ़ता है। नेक्स्ट चैलेंज है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो, लोकल लेवल पे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें जनता चुनती है, वो सिविल सर्वेंट्स के द्वारा के साथ मिलकर काम करते हैं। चूंकि उनकी जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी होती है, वो सिविल सर्वेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इस प्रकार से काम कीजिए। काफ़ी बार तो देखो, जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो मान लेते हैं सिविल सर्वेंट्स की बात, दोनों में एक नेक्सस बन जाता है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी बार सिविल सर्वेंट्स को जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो गलत काम करने के लिए भी मजबूर करते हैं। तो इससे भी गवर्नेंस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। जबकि होना ये चाहिए, सिविल सर्वेंट्स कमिटेड हों संविधान के प्रति, कानून के प्रति और जनता के प्रति। नेक्स्ट चैलेंज है जर्नलिस्ट ऑफिसर्स। ये काफ़ी लंबे समय से मांग उठती आई है कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं। एक सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट कर दी जाती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, कभी वाटर डिपार्टमेंट में, कभी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा स्किल नहीं होती इतने बड़े डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए। तो होना ये चाहिए कि सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए एंट्री के बाद, ताकि वो किसी ना किसी डोमेन में
स्पेशलाइजेशन हासिल करें, एक्सपर्टीज हासिल करें और आगे जाके उसी डोमेन में काम करें जिसका पूरे डिपार्टमेंट को फायदा होगा। तो चैलेंजेस को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं सजेशंस की। क्या किया जा सकता है सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाने के लिए। नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट आया था 3 ईयर एक्शन एजेंडा, इसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स बताए गए थे जो कि सिविल सर्विसेज में लाए जा सकते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले है इंस्टीट्यूशनलाइज गोल सेटिंग एंड ट्रैकिंग फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर एक मिनिस्ट्री का, हर एक गवर्नमेंट एजेंसी का आउटकम बेस्ड गोल्स होना चाहिए कि हमें ये गोल अचीव करना है और इस टाइमलाइन के साथ अचीव करना है। दूसरा सजेशन ये दिया गया था लॉन्गर टेन्योर ऑफ सेक्रेटरीज। देखो, आमतौर पर जनरली होता क्या है, जब कोई ऑफिसर सेक्रेटरी बनता है तो 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का समय बाकी होता है रिटायरमेंट में। तो इस लास्ट के 2-3 साल में ऑफिसर जो है सेक्रेटरी बनने के बाद ज़्यादा रिस्क लेता नहीं है। नेक्स्ट, इंक्रीज स्पेशलाइजेशन एंड इंडक्ट लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री को अलाउ करना चाहिए। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट एन HR सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जैसे देखो, प्राइवेट कंपनीज में होता है, जैसे ही कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है TCS को या फिर इन्फोसिस को, उनका एक अकाउंट बन जाता है और उस अकाउंट में सारी डिटेल्स होती हैं, कब कब छुट्टियां ली, पे स्लिप से संबंधित जानकारी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित जो भी जानकारी होती है उस अकाउंट में वो सारी जानकारी होती है। बट गवर्नमेंट अभी भी इस सिस्टम को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर सकी है। उसके बाद है ई-गवर्नेंस एंड पेपरलेस गवर्नेंस। अगर सारा काम डिजिटल माध्यम से होगा तो जल्दी होगा। आउटसोर्स सर्विस डिलीवरी, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी डिलीवरी को आउटसोर्स किया जा सकता है प्राइवेट कंपनीज को। इससे होगा क्या, सिविल सर्विसेज के ऊपर जो बर्डन है कम हो जाएगा। इसके बाद बात की जाती है, सरकार ने हाल फिलहाल में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए भी हैं सिविल सर्विसेज से संबंधित। जैसे देखो, लेटरल एंट्री को प्रमोट करने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया सरकार के द्वारा। कैडर पॉलिसी में बदलाव किया गया और अब एक चीज़ ये भी की गई है कि कैडर जो मिलेगा ऑफिसर्स को वो फाउंडेशनल ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। पहले क्या होता था, UPSC कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती थी और उसके बाद ही TOPT के द्वारा विभिन्न कैंडिडेट्स को, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कैडर एलोकेट कर दिया जाता था। बट अब सरकार ने कहा है कि फाउंडेशन कोर्स में कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उसके आधार पर भी, मतलब उस चीज़ को भी काउंट किया जाएगा, उस परफॉर्मेंस को भी कैडर एलोकेशन में, ताकि कैंडिडेट्स जो हैं वो ध्यान दें ट्रेनिंग में भी। इसके अलावा सरकार वो ऑफिसर्स जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिनकी इंटीग्रिटी पर दाग लगे हैं, उनको कंपल्सरली सरकार रिटायर कर रही है। बट देखो, ये सारे जो प्रयास हैं वो नाकाफ़ी हैं। कुछ और स्टेप्स लास्ट में बताए जाते हैं आर्टिकल में जो सरकार को लेने चाहिए, जैसे रैशनलाइजेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ सर्विसेज। अभी देखो, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे 60+ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। मतलब आप रिक्रूट्स कर लो कैंडिडेट को और उनको प्लेस कर दिया जाए सेंट्रल टैलेंट पूल में, और बाद में कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड के हिसाब से, उनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से कैंडिडेट्स को ये विभिन्न सर्विसेज एलोकेट कर दी जाएं। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। मिड लेवल जब आता है करियर का तो उस समय परफॉर्मेंस का एनालिसिस होना चाहिए। कंपल्सरी रिटायरमेंट होनी चाहिए अंडर परफॉर्मिंग ऑफिसर स्कीम। जो ऑफिसर्स अच्छा काम करते हैं उनके लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करने की आवश्यकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो, नॉर्मल से पॉइंट्स हैं। जैसे रोबस्ट विजिलेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए, ई-ऑफिस को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि सरकार के जो काम हैं वो डिजिटल माध्यम से हों। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अगर कुछ आउटसोर्स की जा सकती हैं तो उनको आउटसोर्स कर दिया जाए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।